Namaskaram. My name is Samavedam Lakshmi and I am a Hindi lecturer and Sanskrit lecturer in Annie Besant College and the TMSS College. I have a Hindi teaching experience from 18 years. Okay, I am MA Hindi from Utkal University and MA Sanskrit from Telugu University and B.Ed from Central University of Hindi, Agra. अभी मैं हिंदी में अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम सामवेदम लक्ष्मी है। नमस्कार। मेरी जो योग्यता है एमए हिंदी है और बीएड मैंने केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से किया है और मेरा इस क्षेत्र में 18 साल का अनुभव है। इसी प्रकार मेरा संस्कृत में अपनी योग्यता संस्कृत से भी मैंने स्नातकोत्तर डिग्री किया है और वो तेलुगु यूनिवर्सिटी से किया है। साल 2018 में मैंने उसको संपूर्ण किया है। मम नाम सामवेदम लक्ष्मी। अहं संस्कृत अध्यापका अस्ति। अद्य अहं TMSS कलाशाले संस्कृत अध्यापनं करोति। मम संस्कृत अध्यापन अनुभव 2 वर्षम् इति समाप्तः इति मम परिचयः। सो दिस इज माय इंट्रोडक्शन। थैंक यू। ओके, सबसे पहले हिंदी स्टार्ट करो। तो सबसे पहले हिंदी भाषा जो है हमारी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। क्यों राष्ट्रीय भाषा कहलाई? क्योंकि जिसे भारत के बहुत सारे राज्यों के लोगों ने तहे दिल से अपनाया है, इसीलिए इसे हमने एक राष्ट्रभाषा का रूप दिया है। हर एक देश का एक अपना भाषा होना चाहिए। जिस प्रकार विदेशों में, जैसे रशिया में, चीन में देखिए, उनकी अपनी अपनी राष्ट्रभाषा है, इसी प्रकार भारत की भी एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। जब अंग्रेज़ों का आक्रमण भारत पर हुआ था, तभी अंग्रेजी का बोलबाला था, तो सारे राजकाज जो हो रहे थे, यानी ऑफिशियल कार्य, राज्य कार्य, सब अंग्रेजी में ही हो रहे थे। लेकिन हमारे देश के नेताओं ने, जैसे बापूजी, महात्मा गांधी, नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, भगत सिंह इत्यादि लोगों ने कहा कि नहीं, हमारे देश की एक अपना अस्तित्व होना चाहिए। जैसे हमें अपनी माँ को छोड़कर दूसरे को जैसे हम लोग इज्जत देते हैं, उसी प्रकार हम अगर अपनी भाषा, अपनी देश की इज्जत ना करके दूसरी भाषा को इज्जत करेंगे तो इसी तरह होगा जैसे हम अपनी माँ की कदर नहीं करते, दूसरी स्त्री का कदर करते हैं। इसी प्रकार का अपमानजनक की बात होगी। इसीलिए हमारे देश के संविधान जब तैयार हुआ तो संविधान के सामने सबसे पहला यह प्रश्न खड़ा हुआ कि हमारे देश के लिए कौन सी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। हमारे देश का संविधान के लिए एक चिन्ह, जिसे बोलते हैं सिंबल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंबल, जैसे बोलते हैं एक राष्ट्र चिन्ह होना चाहिए, एक राष्ट्रभाषा होना चाहिए, एक राष्ट्र स्मारक होना चाहिए, जैसे एक राष्ट्र ध्वजा होनी चाहिए। उसी प्रकार हमारे देश के सामने एक भाषा का मुद्दा जब खड़ा हुआ तो सबसे पहला यह हुआ कि संस्कृत होगी हमारी राष्ट्रभाषा या हिंदी होगी हमारी भाषा। संस्कृत राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। बहुत सारे जैसे नेताओं ने वाद विवाद किया, जैसे राजगोपालाचारी, दक्षिण के नेताओं ने, जैसे राजगोपालाचारी हमारे सबसे पहले गवर्नर जनरल थे, उन्होंने ये सवाल किया। लेकिन तब बापू ने, यानी महात्मा गांधी जी का कहना था कि संस्कृत राष्ट्रभाषा बन सकती है। लेकिन हमारे देश के बहुत सारे लोग अंग्रेजियों के आक्रमण के तहत बहुत सारे लोग अशिक्षित रह गए। अशिक्षित होने के नाते उनमें संस्कृत का प्रचार प्रसार नहीं हुआ। इस तरह बहुत सारे लोग देहाती यानी रूरल जैसे बोलता है अंग्रेजी में, तो गंवारू रह गए। तो उनमें अवगाहन नहीं था, यानी उसके प्रति कुछ ज्ञान नहीं था, तो उन्हें संस्कृत से अपरिचित थे। तो उस प्रकार जब बहुत सारी लोग, देश के एक बहुत मेजॉरिटी, बहुत बड़े भूभाग के लोग संस्कृत से अपरिचित, संस्कृत जो कि परिनिष्ठित भाषा है, सुशिक्षित पढ़े लिखे समाज की भाषा, देवनागरी जिसे कहा जाता है, यानी पहले हमारे ज़माने में देवताओं के सुरलोक से उतर के जो भाषा आई थी उसे देवनागरी कहा जाता है। देवों की नगरों की भाषा, वह सब कुछ आम जनता के लोगों की बस की बात नहीं थी। वैदिक काल तक यह ठीक था, लेकिन उत्तर वैदिक कालों के बाद विदेशियों का आक्रमण, हूण, शक, यूनान, अंग्रेज, मंगोल, तुर्क इत्यादि बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी आने के बाद से जो हमारी सोने की चिड़िया वाली देश थी वह तहस नहस, नष्ट भ्रष्ट हो गया। उसके बाद धीरे धीरे भारत का पतन का जो शुरुआत होने लगा। उसके बाद भारत को बहुत सारी गरीबी का सामना करना पड़ा। इस गरीबी के तहत वह अंग्रेजी के आक्रमण के काल में बहुत ही अधोगति अवस्था, पतनावस्था तक
गुजरतों की थी। तभी उसी समय पर यह मुद्दा उठा कि हमारे देश की भाषा, राष्ट्रभाषा संस्कृत होना चाहिए या हिंदी होना है। तब बहुत सारे लोगों का बहुमत में यह कहा गया कि हिंदी होना चाहिए, क्योंकि हिंदी बहुत सारे भारत के राज्यों की लोगों की भाषा थी, आम भाषा थी। इवन गांव का कस्बा का देहाती आदमी भी उसे आसानी से बोला और समझा जा सकता था। इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। सन 1950 को हमने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया 14 सितंबर को। इसीलिए 14 सितंबर को 1950 से हमारे भारत की एक राष्ट्रभाषा बनी, जिसे हम हिंदी को मानते हैं, और उस दिन से हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा कही गई। हिंदी का जन्म जो है संस्कृत से ही हुआ है। पहले संस्कृत में 62 वर्णमालाएँ थे। अकॉर्डिंग टू पाणिनि व्याकरण के अनुसार संस्कृत में देवनागरी लिपि में 62 वर्णमालाएँ थे। द्वयशठ वर्णमाला इति संस्कृत भाषायाम् अस्ति ही। It means there are 62 letters in according to पाणिनि व्याकरणम in Sanskrit, but हिंदी तक, यानी हिंदी के जब हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा हो गई, लोगों की उच्चारण मुश्किलों के लिए, उच्चारण जो तकलीफ होनी चाहिए उस तक उसको घटित कर, यानी कम करके, डिक्रीज करके 62 से स्वरित, प्लुत, दीर्घ, लघु, दीर्घ, हर्ष, इससे बहुत सारे थे। एक एक वर्ण का 4-4 अक्षर होता था, एक एक उच्चारण का। उसको घटित करके हम जब हिंदी तक पहुँचे तब 48 हो गया। पहले 52 था, 52 के बाद 48 वर्णमालाएँ हिंदी तक आ गए। तो हिंदी में वर्णमालाएँ कितनी हैं हमारी? अभी फ़िलहाल है 48 वर्णमालाएँ। उसमें स्वराक्षर 11 हैं और हमारे जो व्यंजनाक्षर जो है वो 33 है, संयुक्ताक्षर 4 है और अनुस्वर 1 है, विसर्ग 1 है। इस प्रकार हिंदी में हमारे पूरे हुए 48 हुए। ठीक, और उसी प्रकार संस्कृत की बात करती हूँ। संस्कृत व्याकरण के तौर पर तो पाणिनि अष्टाध्यायी, लघु, सिद्धांत कौमुदी बहुत ही मुश्किल की बात है। एकदम सामान्य जन की बात नहीं है वो सीखना, लेकिन फिर भी हम संस्कृत जो है हिंदी से मिलती जुलती है। संस्कृत जो है हिंदी की माता कहलाती है। संस्कृत से ही बहुत सारी भारतीय भाषाओं का स्रोत है, बहुत सारी भारतीय भाषाओं का जन्म संस्कृत से ही हुआ है। इस तहत यानी इसी कारण हम संस्कृत को भी आसानी से बोला जा सकता है। जिस प्रकार मेरा नाम लक्ष्मी है, मम नाम लक्ष्म्याः, जैसे संस्कृत में थोड़ी सी उच्चारण अगर देखा जाए तो संस्कृत बहुत ही सरल भाषा है और संस्कृत के उच्चारण से हमारी जो जितने अवयव है, मुख अवयव है और इंद्रियां जो है उसका एक तरह का वाइब्रेशन होता है, इसमें स्वर तंत्रियों का कंपन होता है। उस स्वर तंत्रियों के कंपन से हमें एक प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, जिससे हमें मानसिक तौर पर, भौतिक तौर पर, दैहिक तौर पर सारे विकारों को दूर होकर हमें एक प्रकार की प्रफुल्लता हमें पैदा होती है। ओके, तो यह था मेरा परिचय था। और संस्कृत का तो मुझे इतना परिचय नहीं, बस मैं 2.5 साल से पढ़ा रही हूँ उसे। मेरा 2 साल से पहले ही उसे पूरा कंप्लीट हुआ था, पूर्ण हुआ था संस्कृत की डिग्री। लेकिन हिंदी में मेरा तजुर्बा 18 साल का है, पढ़ा रही हूँ। और फिलहाल मैं उसी को, अगर आपको चाहिए तो संस्कृत को, उसे मैं अंग्रेजी में भी रूपांतर यानी अनुवाद करके भी पढ़ सकती हूँ। जैसे कि मम नाम है लक्ष्मी, माई नेम इज़ सो एंड सो। ओके, जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संस्कृत देखिए, जैसे कि राम लड़का है, वह लड़का है, और वह लड़की है। जैसे इस पर हिंदी में कहते हैं ही इज़ अ बॉय, शी इज़ अ गर्ल। लेकिन संस्कृत में वैसे है एषः मीन्स दिस, सह मीन्स ही, लेकिन वह शी के लिए एषा करके बोलते हैं, सा करके बोलते हैं। ओके, शी, वो शी को है जो सा बोलते हैं और ही को एषः बोलते हैं। देखिए संस्कृत की जैसे मैं बोलती हूँ एषः और एषा। यहाँ हिंदी में देखिए वह, ये भी वह ही है। ओके, लेकिन ये जो है वह है, वह पुल्लिंग के लिए है और ये स्त्रीलिंग के लिए है। ये मैं संस्कृत की बात कर रही हूँ, ठीक है। एषः, एषाः, वही एषः के लिए है जो बोलते हैं यह, या, ये भी यह ही है, लेकिन सह, सा। ओके,
यह सॉरी माफ़ कीजिएगा, एषः, एषः यानी यह स्त्रीलिंग, यह के लिए ये पुल्लिंग है, यह पुल्लिंग वह के लिए, ये स्त्रीलिंग वह के लिए है। जैसे कि देखिए, एषः, एषः बालकः, बालकः मतलब इसका क्या होगा, he is a boy और this is a boy। एषः मीन्स this is a boy। यह लड़का, इसका हिंदी देखिए, यह लड़का है, यह लड़का है। वैसे ही अब देखिए, he is a boy, he is a boy। जैसे इसके लिए देखिए, सः बालकः, सः बालकः, he is a boy। सः मीन्स he, एषः मीन्स दिस। ओके, वैसे ही देखिए ये हो गया। अब देखिए ये स्त्रीलिंग के लिए है, दिस is a girl, then एषा, एषा बालिका, एषा बालिका, यह लड़की है। वैसे ही देखिए, she is a, she is a, she is a girl। अब देखिए उसको कैसे कहा जाता है, सा बालिका। वैसे ही उसी को हिंदी में देखिए, वह लड़की है। देखिए वह लड़का है, वह यहाँ पे वह लड़का है। देखिए एषः का मतलब होता है दिस। ओके, वही एषा का मतलब भी दिस ही होता है। देखिए एषः का मतलब होता है दिस, पर वो किस अर्थ में, पुल्लिंग अर्थ में, पुल्लिंग अर्थ में ये दिस है। एषः दिस पुल्लिंग शब्दों के लिए, जैसे बंदर है, बंदर पुल्लिंग है तो एषः वानरः करके बोलते हैं हम, एषः भल्लूकः। बट वही अगर मोर आता है, तोता आता है तो वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसके लिए क्या कहा जाता है, एषा सीता, एषा बालिका, एषा मयूर, एषा सुका, एषा हंसः करके हम बोलते हैं। ठीक है, एषा माता, एषा अम्बा करके बोलते हैं, क्योंकि ये जो दिस है, ये एषा शब्द जो है वह स्त्रीलिंग शब्दों के लिए एषा इज यूजिंग इन द स्त्रीलिंग जेंडर वर्ड्स, फीमेल जेंडर वर्ड्स, एंड एषा इज यूजिंग इन द मेल जेंडर वर्ड्स। मेल जेंडर मीन्स दिस, दिस इज दोज वर्ड्स आर कमिंग अंडर मेल जेंडर, देयर वी आर यूजिंग फॉर दिस एषः word, and those words which are coming under female gender words, for those words we are using this एषा। ओके, सो in the same way we are using saha, saha means these। okay, he or she, saha, if अगर वो लड़की है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, अगर कोई लड़का है तो उसके लिए हम क्या, सहा, सहा मीन्स he is a man, सह मनुष्यः, सह बालकः, सह अध्यापकः। बट यहाँ पर वही हम सा किसके लिए यूज़ करते हैं, जो फीमेल जेंडर वर्ग के, सा माता, सा स्त्री, सा नार्याः, सा बालिकाः, सा छात्रिणाः करके, मतलब जो स्त्रीलिंग के शब्द हैं उसके लिए हम सा इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आज हम पुल्लिंग शब्द के लिए दिस, कहाँ पर एषः, और किसके लिए ही शी यूज़ करते हैं, कहाँ पर दिस स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में इस्तेमाल करते, उपयोग करते हैं, उसके बारे में आज हमको थोड़ा सा ज्ञान हो गया। धन्यवाद।